Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे महिला आरक्षण बिल के ऊपर। दोस्तों, आप जानते होंगे कि लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में बहस जारी है। पूरी उम्मीद है कि पास हो जाएगा। जैसे ये बिल पास होगा दोस्तों, तो महिलाओं को लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा में 33% आरक्षण जो है दोस्तों उपलब्ध हो जाएगा। इस आरक्षण की मांग आज से नहीं, संविधान सभा के समय में भी ये मांग की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी चर्चा हुई थी कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। हालांकि उस समय संविधान सभा में इस बात को छोड़ दिया गया था और ये कहा गया था कि अलग-अलग वर्ग को हमको आरक्षण नहीं देना है, सभी को आरक्षण देना है, सभी को साथ लेके चलना है। तो सभी को आरक्षण देने की सब किस्म बात क्या थी कि महिलाओं को अलग वर्ग ना माना जाए, उनको भी सभी के साथ समान रूप से माना जाए। लेकिन जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। पिछले कई वर्षों से हम देखें भई, आपके आज़ादी संविधान 1950 में लागू हुआ था, आज 2023 है। आप देखें तो उतना पार्टिसिपेशन नहीं मिला। अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 7500 प्रतिनिधि चुने गए अभी तक, जिनमें केवल महिलाओं की भागीदारी 600 प्रतिनिधि के रूप में हुई। और ये वर्तमान लोकसभा है जिसमें सबसे ज़्यादा महिला जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं। प्रतिनिधि हैं। तो यानी कि जितना एक आधी आबादी को जितना उनको स्थान मिलना चाहिए था विधायिका के अंदर, वो प्राप्त नहीं हुआ। हालाँकि आप जानते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा प्रयास लोकल लेवल पर यानी कि पंचायती और नगर पालिका में किया गया। वहाँ पे काफ़ी कामयाब भी रहा, काफ़ी सारी समस्याओं को समाधान करने में हमको क्या सुविधा भी मिली, चाहे वो शराबबंदी की बात करें, करप्शन की बात करें, महिला के संबंधी जो अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, उनसे मुक्ति की बात करें, तमाम तरह के जो बच्चों के लिए अपराध होते हैं, उनके लिए बात करें, उन सब में कमी भी आई। हालाँकि वहाँ पर कुछ समस्याओं को भी जन्म हुआ, जैसे पति प्रधान एक शब्द आपको सुनने को मिला होगा, पिता प्रधान, यानी कि जो महिला प्रधान है या महिला जो प्रतिनिधि है, वो भाग ही नहीं लेती बैठकों में। एक मूवी भी आई थी, मैंने कुछ समय पहले देखी थी, वेब सीरीज़ पंचायत। उसमें भी इस बात को दिखाया गया था कि जो पंचायत के अंदर महिला जो प्रधान थी यानी कि जो सरपंच थी, वो भाग नहीं लेती थी, बल्कि क्या करते उसके पति जो थे, वो उनके ब्याह पर सब कार्य करते थे। तो ये भी कुछ समस्याएँ आई हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ था तो कुछ तो था, है ना? ना कुछ था तो कुछ तो है। ये तो हुआ, ये लागू हुआ। और डेफ़िनिटली जब ये वाला आरक्षण लागू होगा, तो 33% आरक्षण जब लोकसभा, विधानसभा में मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि महिलाओं में एक अलग ही आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और सशक्तिकरण का एक अलग ही उदाहरण देखने को मिलेगा, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक सशक्त लोकतंत्र, एक आदर्श लोकतंत्र और एक सभी की समान भागीदारी के सिद्धांत को क्या कर पूरा करता हुआ मिलेगा। तो आइए इस पूरे विधेयक के बारे में, इस पूरे आरक्षण बिल के बारे में चर्चा करते हैं। लोकसभा में पास हो चुका है और आपका राज्यसभा में डिबेट जारी है। दोस्तों, जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो इस बिल के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करने की बात भी कही गई। जैसे हम बात करें कौन-कौन से आर्टिकल, 239 ए, आर्टिकल 330 की हम बात करें, 330 ए की बात करें, आर्टिकल 332 ए की बात करें और आर्टिकल 334 ए की बात करें। 239 ए में कहा गया कि दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें महिलाओं को आरक्षण देने के लिए प्रावधान किया जाएगा, यानी कि संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए किया जाएगा। अभी तक हम देखें तो एससी एसटी को आरक्षण मिलता है। हम देखें तो 330 ए के तहत एससी एसटी को जो आरक्षण मिलता है, इसको इंक्रीज किया जाएगा। इसमें महिलाएं भी क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी, यानी महिलाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। हम देखते हैं एससी एसटी के लिए आरक्षण रिजर्व है। ओबीसी के लिए संविधान में अभी तक लोकसभा, विधानसभा के अंदर सीटों का कोई प्रावधान नहीं है। केवल 3 प्रावधान पहले से थे, एससी, एसटी और आपका एंग्लो इंडियन। 2 एंग्लो इंडियन, वो भी कब? जब पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो 2 एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व हो सकता था। लेकिन एंग्लो इंडियन का जो प्रोविज़न था, ये 2020 से अबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो लिहाजा अब 3 हो जाएँगे, एससी पहले से, एसटी पहले से और दूसरा आपका महिलाओं के रिजर्वेशन की बात। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बात चल रही है कि होना चाहिए, लेकिन तत्काल गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारे यहाँ प्रावधान है, हम उसी प्रावधान के तहत लेके चल रहे हैं।
और महिला आरक्षण को इसमें क्या किया जाए, जोड़ा जा रहा है, इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इसके अंदर 3 आपके आरक्षण हो जाएंगे, एससी एसटी और महिला आरक्षण। यहाँ पर ये बात इंटरेस्टिंग है कि जो एससी एसटी का जो आरक्षण होगा उसमें वर्टिकल भी शामिल होगा, मतलब यानी कि आपका जैसे 80 की जो सीटें हैं, मान लेते हैं जो भी सीटें एससी की होंगी तो उसमें से 1/3 सीट क्या होंगी, जैसे हम पंचायती में देखते हैं वही बात कि एससी की जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3 सीट रिजर्व होगा किसके लिए, महिलाओं के लिए। एसटी की जो सीटें हैं उसका 1/3 रिजर्व होगा महिलाओं के लिए, और जो बाकी जर्नल की जो भी आपकी सीटें बचती हैं उनका 1/3 रिजर्व होगा किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो ये आर्टिकल 330 के अंदर। इसके अलावा हम देखें तो आपका 332 के हम बात करें तो महिलाओं के साथ विधानसभा की हम बात करते हैं, ये विधानसभा के लिए किया जाएगा, सेम ये बात विधानसभा के लिए लागू होगी। दूसरा जो ये बिल यानी कि जो आरक्षण दिया जा रहा है ये 15 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, 15 वर्षों के लिए। उसका कारण भी है, जैसे हम देखते हैं कि एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था सीटों का वो 10 वर्षों के लिए था, लेकिन इसको बढ़ाया गया बार बार और बढ़ाकर इसको कंटिन्यू रखा जा रहा है। तो 15 साल के लिए इसे रखा गया, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई 15 साल बाद इसका हम रिव्यू करें, देखें क्या स्थिति हुई है, क्या स्थिति, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, जो भी बातें उसको देखा जाए और फिर दोबारा उसका वैल्यूएशन किया जाए कि भाई आगे क्या और बेटर कर सकते हैं, जो हमने सोच कर किया था वो हो पाया नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया तो उसमें क्या और रिफॉर्म कर सकते हैं, उस तरह की बातों के लिए। तो एक बार लागू होगा तो खत्म तो कभी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स होते रहेंगे समय समय पर। दूसरा दोस्तों क्या था कि जो ये सीटें रिजर्व होंगी 1/3 सीटें, ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ सीटें डिसाइड कर दी गई कि यही सब सीटें क्या होंगी, रिजर्व होंगी, नहीं। ये रोटेशन वाइज होंगी। जैसे इस बार ये वाली सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई, अगले बार जब अगली बार होगी तो अगली सीट रिजर्व हो जाएगी। ये जो सीट थी जो महिलाओं के लिए रिजर्व हुई थी इस बार, इसको हटा दिया जाएगा, इसमें कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट स्टैंड कर सकता है, खड़ा हो सकता है। एक बात इसमें ये भी देखने की है कि क्या केवल 33% ही रहेंगी, नहीं, जो जनरल की सीटें होंगी उन पर भी महिलाएं फाइट कर सकती हैं, लेकिन 33% सीटें रिजर्व होंगी ही होंगी। अब इसमें एक बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो ये रिजर्वेशन है 33% रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन अभी 2024 के होने वाले चुनावों में नहीं होगा। ये रिजर्वेशन लागू होगा 2029 में, यानी कि 2029 के जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें इसके लागू होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं, और सरकार कह भी रही है, सरकार का दावा है कि हम 2029 के चुनाव में इसको लागू कर देंगे। हालांकि विपक्ष इस बात पे क्वेश्चन भी उठा रहा है कि अभी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। सरकार का तर्क ये है और वो तर्क वाजिब भी है, मैं उसका रीजन बताऊंगा कि वो तर्क वाजिब क्यों है। वाजिब इस वजह से क्योंकि आप जानते हैं 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें तय कर दी गई थी। 2026 तक, 2000 तक थी, फिर 2000 से बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया था। तो 2026 में के आधार पर क्या होगा, सीटें क्या होंगी, दोबारा से बढ़ेंगी। माना जा रहा है कि 880 के समथिंग, यानी कि जो आज हम देखते हैं लगभग 545 जो वर्तमान में सीटें हैं, टोटल मैक्सिमम तो आपका 552 है, वर्तमान में 545 जो सीटें हैं, और 552 में भी आपकी 2 घट गई तो 550 सीटें रह गई। तो वर्तमान में 545 सीटें जो हैं, तो ये बढ़कर तकरीबन 880 हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जब परिसीमन होगा। अब ये जो है नया जो आपका सेंसस आएगा, अब देखिए दोस्तों बात क्या थी कि सेंसस हमारा 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण वो विलंब हो गया, उसमें लेट हो गया। तो विलंब होने के कारण उसको अब सेंसर होगा, और सेंसर होने के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन होने के बाद ये फिर रिजर्वेशन क्या होगा, लागू होगा। ये सरकार कह रही है, सरकार का ये दावा है, सरकार इस बात को कह रही है। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ये मैंने बता ही दिया आपको। ये चर्चा हो ही गई। महिला आरक्षण बिल का अगर दोस्तों हम हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा सा इतिहास में नजर डालें, हालांकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा भी कैसा क्वेश्चन इससे बन सकता है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का जब एक हिस्टोरिक कोई कार्य होता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक कार्य है ये, महिलाओं के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा, तो डेफिनेटली इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना मुख्य परीक्षा में भी और प्रारंभिक परीक्षा में दोनों में रहेगी। मुख्य परीक्षा में 2019 में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ चुका है, पंचायती को लेकर, महिला रिजर्वेशन को लेकर। तो संभावना है कि लोकसभा विधानसभा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाए, पक्ष विपक्ष की बातें भी हो सकती हैं, उस पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे।
महिला आरक्षण विधेयक की अगर हम बात करें तो देवगौड़ा सरकार के द्वारा 96 में दोस्तों ये विधेयक पास किया वो पेश किया गया था 81वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अभी जो हुआ है दोस्तों वो 126वां 126 संविधान संशोधन पेश किया गया है। हालांकि आप जानते हैं कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक है, पास होने के बाद जब ये संशोधन होगा तो कोई नंबर दूसरा आ जाएगा। होता ये है कि बहुत सारे जो संशोधन विधेयक हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, उनमें से जो पास हो जाते हैं, वो पहले आपका क्या हो जाता है संशोधन यानी कि वो एक्ट बन जाते हैं, अधिनियम बन जाते हैं। तो पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों ये था कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी उसका भेजा भी गया था, लेकिन लोकसभा भंग होने के बाद विधेयक रद्द हो गया था। तो लोकसभा भंग हो गई थी, उसका विधेयक ये क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था। 1998 में देखें तो 12वीं लोकसभा में इस विधेयक को दोबारा पेश किया गया। उसके बाद 99, 2002, 2003 यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय पीएम थे उस समय पेश किया गया था। 2008 में दोस्तों ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया और 2010 में पारित हुआ। पारित होने के बाद लेकिन इसे निचले सदन में कभी पेश ही नहीं किया गया। ये क्वेश्चन कई बार चल रहा था, मैं देख रहा था डिबेट के अंदर, मैं भी 2-3 डिबेट में बैठा टीवी में, तो ये चर्चा चल भी रही थी, लेकिन ये लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया था। तो 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया, 2010 के अंदर हम देखें कि राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में इसको पेश ही नहीं किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई बिल राज्यसभा से पास हुआ और लोकसभा गया ही नहीं है, तो वो बिल एक तरह से माना जाता है कि वो जीवित रहता है, यानी कि वो खत्म नहीं होता। लेकिन अगर वो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में चला जाए और लोकसभा उसको अगर पारित ना करे, कुछ भी ना करे, चाहे वो ऐसे रखा रहे, लोकसभा अपने आप ही विघटित होते ही ऑटोमेटिकली वो बिल भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो लोकसभा में दोस्तों पेश ही नहीं हुआ। अब सरकार के अपने तर्क इसमें ये है, सरकार का कहना ये है क्योंकि इस बिल को पहले क्या था, इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। इस बिल को पहले से क्या इंट्रोड्यूस नहीं किया गया और जो ये बिल दूसरा है, जो 126वां विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, ये दूसरा विधेयक है, वो दूसरा विधेयक था। तो दोनों में अंतर, इसलिए राज्यसभा में नया बिल लेकर आए हैं, नया बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अपने-अपने तर्क हैं, उसपे ज़्यादा आपको बहस में जाना नहीं है। राजनीति में दोस्तों कहा महिला आरक्षण को लेकर, मैंने कहा आपको महिला आरक्षण को लेकर संविधान सभा में बहस चली थी। 1971 में एक समिति बनाई गई थी, उसने भी आरक्षण की रिकमेंडेशन की थी। हालांकि उसने जो आरक्षण की रिकमेंडेशन की थी वो आपका स्थानीय निकायों में की थी, ना कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर की थी। लेकिन बाद में 88 में देखें तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एक बनी थी, उस योजना के अंदर सुझाव दिया गया था और सुझाव लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी तीनों में आरक्षण की बात की गई थी। तो उसी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के सुझाव को मानते हुए 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया। अगर हम 73वें 74वें संविधान संशोधन को दोस्तों देखते हैं तो ये दो तरह के प्रोविजन करता है। एक प्रोविजन तो जो मैंडेटरी प्रोविजंस है, मैंडेटरी प्रोविजंस में ये है कि SC/ST रिजर्वेशन होगा, 1/3 रिजर्वेशन होगा, ये निश्चित किया गया है दोस्तों, एकदम कन्फर्म है कि आपको ये करना ही करना होगा। जैसे लेकिन ओबीसी का आरक्षण होगा या नहीं होगा, ये आपका मैंडेटरी नहीं, ये वॉलंटियर बेसिस पे किया गया कि कोई अगर राज्य चाहता है तो वो वॉलंटियर कर सकता है। महिलाओं को जो आरक्षण मिला है उसको 1/3 से बढ़ाकर उसको ज़्यादा भी कर सकता है। तो कई राज्य ऐसे थे जिन्होंने वॉलंटियर फीचर जो प्रोविजंस थे उनका लाभ उठाया और महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण था उसको बढ़ा दिया गया, उसको इंक्रीज़ किया। हम देखें तो कई सारे राज्य इसमें आपका केरल है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ये ऐसे राज्य जिन्होंने जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने 50% तक के आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। दोस्तों आरक्षण के पक्ष में कुछ तर्क हैं, कुछ विपक्ष में तर्क हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों को देखते हैं और फिर बाद में हम कन्क्लूजन की बात भी करेंगे, पहले पक्ष की बात करें। राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक हैं। भई आप देखें, अगर वर्तमान में भी अगर आप भारत का नज़र डालें पूरे मुख्यमंत्री के ऊपर, तो आपको कितने मुख्यमंत्री दिखाई देंगे? भई ममता बनर्जी हो गई आपकी, तो आपको 2, 3, 4 मुश्किल से आपको क्या मुख्यमंत्री दिखाई देंगी राज्यों की, जो महिला मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री तो केवल एक ही रही हैं, इंदिरा गांधी जी भी, और वो भी एक राजनीतिक परिवार के कारण आपको देखने को मिलेंगी। तो कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वो पितृसत्तात्मक समाज के तहत हैं। तो अगर ये आरक्षण मिलता है तो ये आरक्षण एक तरह से अफर्मेटिव एक्शन की तरह से होगा। ये दोस्तों एक उसी तरह का अफर्मेटिव एक्शन है जिस प्रकार के आरक्षण की बात हम SC/ST सबके लिए करते हैं, उसी तरह के दोस्तों के आरक्षण की बात आपको देखने को मिलेगी, उसी तरह की रिजर्वेशन की बात आपको देखने को मिलेगी।
यानी कि रिजर्वेशन की बात उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो आरक्षण दोस्तों उसी बात को आप देखेंगे, उसी बात को आप लेके इसमें बात कर सकते हैं, उसी बात को आप लेके चलेंगे। हम देखें जो ग्लोबल जेंडर गैप 2023 के अनुसार हम देखें तो 146 देशों के जो सूचकांक हैं उसमें भारत जो है 127वें स्थान पर दोस्तों है। अगर इस दर के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक अनुमान लगाया गया, एक कहते हैं ना कि अनुमान लगाया गया, अनुमान से ये बात तय हुई, अनुमान से ये बात निकल कर आई कि भई अगर ये अनुमान हम लेके चलें, इस अगर हम लोग अनुमान को लेके चलते हैं, तो तकरीबन 162 ईयर लग जाएँगे। यानी कि करीब 160 साल लग जाएँगे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। तो ये काफ़ी दयनीय मतलब क्या है ना काफ़ी अच्छा सूचकांक नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रकार का आरक्षण लाया जाए। हालाँकि पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो राजनीतिक स्थिति में काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं लेकिन बहुत मामूली सा लाभ हुआ है और सांसदों की संख्या लगभग 15% का प्रतिनिधित्व मिला है। पंचायतों में दोस्तों क्या महिलाओं के काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं और हालाँकि पिता और पति की रबड़ स्टैम्प के जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो बात देखी जाती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी समस्याओं को हल करने में महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे लिंगानुपात को कम करने वाली बात को लेकर हम बात करें, कुपोषण को लेके बात करें, महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ते अपराध हैं उनको रोकने की बात करें, हम शराबबंदी की बात करें, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी सुधार होगा। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि अ, अक्सर मेरे पिताजी इस बात को कहा करते थे कि परिवार के अंदर किसी न किसी महिला का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर परिवार में महिला होती है तो एक गरिमा बनी रहती है घर की, परिवार की एक गरिमा बनी रहती है। तो वही बात मैं ये भी मानता हूँ कि जिस प्रकार से संसद में जो डिबेट होती है और वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, तो वो कहीं न कहीं क्या करेगा संसद की एक गरिमा को भी क्या करेगा बनाए रखेगा। तो उससे संसद की गरिमा भी एक बनेगी। मैं इसको एक उस तरह से भी देखता हूँ, नैतिकता का प्रसार ज़्यादा होगा। आरक्षण के विरुद्ध तर्क, जो आरक्षण के विरोधी हैं उनका कहना ये है कि भई ये संविधान का जो समानता का सिद्धांत है उसके अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 15 के अगेंस्ट है। कि जैसे आर्टिकल 15 में आप क्या देखते हैं दम जलज, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो उसके विरुद्ध इस बात को बोलते हैं कि ये उसके विरुद्ध है, ये उसका उल्लंघन है, सीधा-सीधा उल्लंघन है। हालाँकि आप जानते हैं कि राज्य जहाँ आर्टिकल 15 में प्रोविज़न दिए गए हैं, तो वहीं आर्टिकल 15(3) में ये प्रोविज़न भी दिए गए हैं कि महिला और बच्चों के लिए राज्य चाहे तो कुछ स्पेशल या अलग प्रावधान कर भी सकता है। महिलाएं जाति समूहों की तरह एक समरूप समूह बनाती हैं, इसलिए महिला आरक्षण जाति आधारित आरक्षण के समान नहीं है। ये कहा देखिए जो महिलाएं जाति समूहों की तरह एक समरूप समूह नहीं बनाती। भाई आप देखें जो जातिगत आधारित हमारा आरक्षण होता है, वो क्या होता है कि एक अलग से आपके कैटेगरीज बन जाती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इस प्रकार के नहीं क्योंकि जो हम अगड़ी महिलाएं देखते हैं, जो अगड़े मतलब क्या है ना अगड़े समाज से जो होंगे, जो स्वर्ण जातियों से महिलाएं होंगी, वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड रहेंगी, वो आगे निकलेंगी। तो होगा क्या कि जो एक विरोध भी है, जैसे हम पहले भी देखें जब विरोध हुआ, जब जब ये बिल पेश किया गया, तो ये पेश इसलिए भी कहा गया कि जो अगड़े परिवारों के यानी कि जो स्वर्ण जातियों की जो महिलाएँ हैं, उन्हीं को उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उसमें कम लाभ मिलेगा। तो उस तहत भी इसका विरोध किया जाता है कि भई ये जो चीज़ है, उस तरह से सही नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संसद में सीटों के आरक्षण मतदाताओं की पसंद महिला उम्मीदवारों तक सीमित हो जाएगी। यानी कि जब सीटें रिज़र्व होंगी, अब हो सकता है कि उस क्षेत्र में कोई काम करने वाला व्यक्ति पुरुष भी अच्छा हो सकता है। उनका कहना है कि भई केवल आप महिला तक नहीं, यानी कि आप ऑप्शंस को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं और ऑप्शन सीमित होने कहीं न कहीं हमारे राइट टू चूज़ यानी कि हमारा जो चयन करने का अधिकार है, उस तक क्या हो जा रहा है, सीमित हो रहा है। जबकि वो बढ़ना चाहिए क्योंकि हमको राइट टू चूज़ का अधिकार मिला है आर्टिकल 21 के अंदर। हम किसे चुनना चाहें, तो आप तो हमारी चयन करने की क्षमता को सीमित कर दे रहे हैं, हमारे अधिकार को सीमित कर दे रहे हैं। कुछ ने दोस्तों वैकल्पिक सुझाव भी दिए। वैकल्पिक सुझाव क्या कि राजनीतिक दलों के अंदर आरक्षण कर दिया जाए, रिजर्वेशन कर दिया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करें, इतनी महिलाओं को टिकट दें। कोई 20% की बात पहले की गई थी कि राजनीतिक पार्टी जो हैं, वो अपने अंदर क्या कर दें कि 20% टिकट जो है महिलाओं को दें। इस तरह की बात भी की जा रही है कि कुछ इस प्रकार के वैकल्पिक सुझाव भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहना है कि आदर्श परिवार माने जाने वाले अब ये एक जो हमारा एक परंपरागत जिसको सोसाइटी बोलते हैं ना कि जो उस टाइप की बात करते हैं कि आदर्श समाज के अगेंस्ट होगा, आदर्श परिवार के अगेंस्ट होगा, क्योंकि वो आदर्श परिवार उस तरह से लेके चल रहे हैं। जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि पुरुष कमा कर लाए, पुरुष कार्य करे, महिला घर सँभाले। तो उस तरह के लोग भी विरोधी कर रहे हैं कि वो भी उनका भी एक विरोध का एक पॉइंट अपना रखते हैं।
लेकिन चलिए, अब ये सब आपने विपक्ष देखे, तर्क देखे, उनके अपनी बातें हैं। लेकिन आज के दौर में कोई उस तरह की बातें करे और एक बड़े वर्ग को, जो मात्र शक्ति जो हमारी है, यानी कि जो इतना बड़ा वर्ग 50% आबादी हमारे यहाँ पर है, उसको इस आधार पर कि आदर्श परिवार रखा जाएगा, उस आधार पर दरकिनार करने की बात करें और आधारों पर दरकिनार करने की बात करें, जबकि उनका उतना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उतना लाभ बढ़ रहा है। और केवल यहाँ पर बात ये नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को सामाजिक मुद्दे पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि महिला का उत्थान, यानी कि जब महिला विकास करती है, महिला आगे बढ़ती है, तो पूरे परिवार के रूप में, समाज के रूप में उसको देखा जाता है कि समाज पूरा विकास करता है, परिवार विकास करता है। बहुत सारी बातें इसमें हैं, लेकिन हम पहली बातें करके आज की बातों को दरकिनार करें, वो उचित नहीं है। जहाँ और देश भी इस तरह की व्यवस्था करते हैं, कई अफ्रीकी देश हैं जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, और कई अफ्रीकी देशों में तो 80-80% महिलाएँ जो हैं वहाँ की पार्लियामेंट में बैठती हैं। तो ऐसे दौर में एक बड़े वर्ग को राजनीतिक सहभागिता से दूर रखना ये उचित नहीं है। जहाँ देश आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हर वर्ग का, हर लिंग के प्रतिनिधि का, सभी का केवल पार्टिसिपेशन उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, तो लिहाजा ये स्वागत योग्य कदम है। आप इस बात को बोलेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बात कर दूँ, परिसीमन आयोग की बार-बार बात आ रही थी कि परिसीमन होगा, उसकी बात बार-बार चर्चा चल रही थी। थोड़ा-सा हम परिसीमन की बात भी कर लें, परिसीमन आयोग क्या है? देखिए, जो परिसीमन आयोग जो है दोस्तों, उसका गठन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और भारतीय जो निर्वाचन आयोग के सहयोग से दूसरे कार्य करता है, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का जो कार्य क्या है, इसका रोल ये है कि भई किसी क्षेत्र की, किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ गई, किसी की घट गई, किसी सीट की जनसंख्या बढ़ गई, किसी सीट की जनसंख्या कम हो गई, तो उन सबको क्या करना, बैलेंस करना, ताकि जो प्रतिनिधि है वो लगभग सभी समरूप जनता का क्या हो, समान जनता का क्या हो, प्रतिनिधि हो। ऐसा ना हो कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधि आ रहा है, कहीं से कम का आ रहा है। उसको करने के लिए परिसीमन किया जाता है। लेकिन था क्या कि 1971 की जब जनगणना हुई, तो एक डाटा हमारे सामने ये आया कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं, इन्होंने तो जनसंख्या नियंत्रण ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन दक्षिण के राज्यों ने क्या किया, जनसंख्या नियंत्रण पे काफ़ी काम किया। अब हुआ ये कि अगर 1971, क्योंकि नियम ये था कि 1971 की जनगणना के बाद क्या होगा, अब मतलब जब भी जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा। तो अब अगर परिसीमन होगा तो उससे क्या होता है कि जो साउथ के स्टेट्स हैं, उनकी क्या हो जाती है, सीटें क्या हो जाती है, कम हो जाती, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या, तो उनका क्वेश्चन ये था कि भई ये हमें तो पुरस्कार मिलना चाहिए, हमें तो अवार्ड मिलना चाहिए कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया। इससे तो हमें जनसंख्या नियंत्रण करने से नुकसान हो जा रहा है। तो तब क्या था, 1976 में संविधान संशोधन करके तय कर दिया गया कि भई 2000 तक नहीं होगा, 2000 तक यही सीटें क्या रहेंगी, निश्चित रहेंगी। फिर 2000 के बाद दोबारा फिर परिसीमन हुआ, लेकिन परिसीमन क्या हुआ कि राज्यों की सीटें उतनी रखी गई। राज्यों की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस राज्यों के अंदर ही जनसंख्या के अनुपात को ठीक कर दिया गया। तो सिंपल सी बात ये थी कि जो परिसीमन की हम बात करें, 2-3 पॉइंट में परिसीमन के लिए, कि भैया ये आबादी के, ये मैं बता ही दिया आपको। परिसीमन आयोग बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करता है, यानी कि किसी तरह का सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। संविधान के अनुसार आयोग का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इसलिए किया गया ताकि चुनाव में देरी ना हो। परिसीमन आयोग के जो आदेश हैं वो लोकसभा और राज्य विधानसभा के सामने रखे जाते हैं और वो आदेश में कोई संशोधन नहीं कर सकते। इसके लिए बेटा प्रावधान भी है परिसीमन आयोग के लिए, अनुच्छेद 82 है और साथ में अनुच्छेद 170 है। 182 में संसद के प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाती है और 170 में राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में परिविभाजित किया जाता है, उसको चेंजेस किया जाता है। अगर हम परिसीमन आयोग की बेटा संरचना की बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। कार्य इसका यही है जो मैंने आपको बताया। और इसमें बड़ी बात ये है कि अगर शक्ति, मतलब क्या होता है कि आयोग के सदस्यों के बीच कोई मतभेद होता है, तो बहुमत के आधार पर इसमें निर्णय लिया जाता है। 1952, 1963 और 1973 3 बार परिसीमन ये हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया कि 1976 के संशोधन से पहले, बाद में फिर 2002 में हुआ था। लेकिन जब 2002 में हुआ था, तो सीटें जो की त्यों रखी गई थी
बस जनसंख्या के अनुसार क्या परिवर्तन कर दिया गया था, सीटें जो की त्यों थी। लेकिन अब 2026 के बाद दोस्तों क्या है, जब सीटें होनी है तो इसमें परिसीमन में सीटें बढ़ेंगी। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो थोड़ा-सा परिसीमन के बारे में बता दें कि परिसीमन की चर्चा चल रही थी, तो प्री में क्वेश्चन बन जाए तो आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में दोस्तों पूछा जा चुका है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में पितृसत्तात्मक चरित्र पर सीमित प्रभाव पड़ा है, टिप्पणी करें 2019। तो इसी प्रकार का प्रश्न जैसे तो आपका लोकल बॉडी से आ गया, इनकी पंचायतों से आ गया, तो इसी प्रकार का प्रश्न आपका इस रिजर्वेशन जो बिल आया है, इस बिल से भी आपका प्रश्न बन सकता है, यानी महिला आरक्षण बिल से भी इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। होगा तो कभी नहीं बनेगा कि हूबहू बनेगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बने। तो चलिए दोस्तों, इस बिल में इस चर्चा में इतना ही। लिहाजा राज्यसभा का बिल पास हो जाए, फिर आगे जो उसमें प्रक्रिया होंगी, उसको देखने वाली बातें होंगी, उसको आप देखिएगा। लेकिन एक अच्छा विषय है जिस पे आप तैयारी कर सकते हैं, इसको आप तैयार कर सकते हैं, नोट्स आप बना सकते हैं, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। और दोस्तों, आपको अगर अनअकैडमी से कोई भी कोर्स परचेज़ करना है, तो आप निपुण A10 को यूज़ करेंगे कोड को और आप कोर्स परचेज़ करेंगे, तो आपको काफ़ी इसमें प्राइसेज़ आपके काफ़ी डाउन हो जाएँगे और आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक पर। जय हिंद।